तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जिसने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर किया है। आज का हमारा स्रोत एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पाठ है जिसे मुरली कहा जाता है। इसमें ईश्वर को बाबा कहकर संबोधित किया गया है। हाँ, और इस स्रोत में एक स्लोगन दिया गया है जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन उसका अर्थ बहुत विशाल है। बिल्कुल, वो स्लोगन है कि अपने नेचर को इजी बनाओ तो हर कार्य सहज हो जाएगा। सुनने में ये बस एक अच्छी सी आध्यात्मिक पंक्ति लगती है ना? लेकिन आज का हमारा मिशन यही है कि हम इसके मनोविज्ञान में उतरें। मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने का एक मास्टर क्लास है। एकदम सही कहा आपने। देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं उसका एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हम लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते हैं, सोचते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं। हाँ, हम यही चाहते हैं कि बाहर सब ठीक हो जाए। असल में ये पंक्ति पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हमारे आंतरिक प्रकृति यानी हमारा जो नेचर है वही हमारे बाहरी अनुभवों को तय करता है। नेचर को सरल बनाने का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है, ये उस संज्ञानात्मक बोझ यानी जो कॉग्निटिव लोड हम हर दिन अपने दिमाग में ढोते हैं उसे कम करना है। वो जो कॉग्निटिव लोड वाली बात आपने कही, इसे थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ते हैं। इस स्रोत में एक बहुत ही प्रासंगिक बात सामने आती है कि कई बार हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उनका असली कारण कोई बाहरी स्थिति होती ही नहीं है, वो हमारी अपनी सोच होती है। बिल्कुल, हम हर चीज से एक अपेक्षा जोड़ लेते हैं। वही तो, मतलब मान लीजिए कोई इंसान है जिसने अपना पूरा जीवन किसी संस्था को दे दिया और अचानक उसे वहां से हटा दिया जाए, या किसी बहुत करीबी रिश्ते में धोखा मिल जाए, तो हमारा दिमाग तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। हम कटु हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बन जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई। और मनोविज्ञान की भाषा में इसी चीज को कॉग्निटिव रिजिडिटी या मानसिक कठोरता कहा जाता है। जब भी किसी इंसान के सामने कोई बहुत बड़ा संकट आता है या कोई गहरी ठेस पहुंचती है, तो दिमाग का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो चीजों को कंट्रोल करने का होता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में रहे। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे साथ न्याय हो और परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन हमेशा इस तरह से काम नहीं करता। जब हमारी गहरी अपेक्षाएं टूटती हैं, तो मन में एक बहुत तीव्र असंतोष, तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और ये सब उस बाहरी घटना के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे उस कठोर नेचर के कारण हो रहा है। तो मतलब ये कठोरता एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बन जाती है। हम खुद को और ज्यादा दर्द से बचाने के लिए अंदर से सख्त हो जाते हैं। लेकिन जो पाठ हम आज देख रहे हैं वो बता रहा है कि यही सख्ती, यही जटिल स्वभाव हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। जब कोई व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं में बहुत गहराई से बंधा होता है, तो हर वो स्थिति जो उन अपेक्षाओं के खिलाफ जाती है, वो उसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगने लगती है। दिमाग उसे एक खतरे के रूप में देखता है, जबकि वास्तविकता में वो सिर्फ एक तटस्थ परिस्थिति है। वो बस एक घटना है जो घट गई है। हाँ, जो पीड़ा या तनाव हम महसूस करते हैं, वो उस घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के साथ जो हमारा लगातार मानसिक टकराव चल रहा है, उससे पैदा हो रहा है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि जो हुआ है वो हो सकता था। यहीं पर उस इजी नेचर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सरल स्वभाव का मतलब है परिस्थितियों के साथ बहने की क्षमता, ना कि उनसे टकराकर खुद को तोड़ लेने की जिद। ये जो टकराव को खत्म करने की बात है, इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प समाधान दिया गया। कहा गया कि हमें क्या, क्यों और कैसे के जाल से बाहर निकलना चाहिए। ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि ये क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ, और हर घटना को एक ड्रामा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये ड्रामा वाला कॉन्सेप्ट सच में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आता है। अगर हर इंसान सब कुछ ड्रामा मानकर स्वीकार कर ले, तो क्या ये एक तरह की निष्क्रियता नहीं हो जाएगी? जैसे आजकल लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, क्या ये वो तो नहीं? मतलब अगर कोई भारी अन्याय हो रहा है, तो क्या बस ये सोच के बैठ जाना चाहिए कि ये तो ड्रामा है, जो हो रहा है ठीक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इसे गलत समझा जाता है। देखिए, ड्रामा के सिद्धांत का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना हरगिज नहीं है।
अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से समझें तो ये एक्टिव एक्सेप्टेंस यानी सक्रिय स्वीकृति का एक बहुत ही उन्नत रूप है। सक्रिय स्वीकृति, ये थोड़ा समझाएं। जब कोई बड़ी दुर्घटना या अन्याय होता है तो इंसान का बहुत सारा मानसिक संसाधन, उसकी ऊर्जा सिर्फ इस बात का विरोध करने में खर्च हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो क्यों और कैसे का लूप है, ये हमारे दिमाग के अमिग्डाला को लगातार ट्रिगर करता रहता है। और फिर हम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं। बिल्कुल। और उस स्थिति में हम स्पष्ट रूप से सोच ही नहीं सकते, हमारी तर्क करने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब हम असल में उस परिस्थिति से निपटने के बजाय उस परिस्थिति के अस्तित्व से ही लड़ रहे होते हैं। हमारी सारी ऊर्जा तो इस बात को नकारने में ही चली जाती है कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो भी सकता है। सही कहा आपने। परिस्थितियों को ड्रामा मान लेने का मनोवैज्ञानिक फायदा यही है कि हम उस घटना के घटित होने की वास्तविकता को बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के स्वीकार कर रहे हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हुआ है वो इस विशाल ड्रामा का एक हिस्सा है, तो मन में उठने वाली असंतुष्टता की वो लहर शांत हो जाती है। शांति आ जाती है दिमाग में। हाँ, एमिग्डाला शांत हो जाता है और दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इसके बाद उस स्थिति को सुधारने के लिए जो भी उचित कदम उठाना है वो व्यक्ति बहुत ही स्पष्टता और सहजता के साथ उठा सकता है। परेशानी काम करने में नहीं है, परेशानी उस काम के होने का मानसिक विरोध करने में है। ये नजरिया तो सच में चीजों को देखने का तरीका ही बदल देता है। ऊर्जा को ये क्यों हुआ में बर्बाद करने के बजाय उसे अब आगे क्या करना है उसके लिए बचाना। और इस मानसिक स्पष्टता तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही कमाल के अभ्यास का उल्लेख किया गया है, जिसे पढ़ के मुझे एकदम आहा मोमेंट फील हुआ। वो कौन सा अभ्यास है? स्रोत में कहा गया है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद को ये याद दिलाएं, जैसा बाबा वैसा मैं। मतलब बाबा को सामने रखें और सोचें कि बाबा ने इस परिस्थिति में क्या किया होता। ये सिर्फ नकल करना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ किसी रोल मॉडल की नकल करना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बदलने की एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। जब इंसान किसी गहरे संकट में ये सोचता है कि एक सर्वोच्च सत्ता या पूर्ण रूप से शांत चेतना इस स्थिति में कैसा व्यवहार करेगी, तो वो अपने व्यक्तिगत और भयभीत अहंकार से तुरंत बाहर आ जाता है। वो जो खुद का छोटा सा ईगो होता है उससे ऊपर उठ जाता है। हाँ, इसे मनोविज्ञान में सेल्फ डिस्टेंसिंग कहा जाता है। इसमें हम अपनी तीव्र भावनाओं से एक कदम पीछे हटकर स्थिति को एक बहुत ही व्यापक नजरिए से देखते हैं। यह अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ बाहरी व्यवहार की कॉपी नहीं करनी है, बल्कि उन ईश्वरीय गुणों को, जैसे असीम शांति और निस्वार्थ प्रेम, उनको अपने भीतर गहराई से जागृत करना है। और इसी पहचान के बदलाव को स्रोत में देहभान और आत्मिक स्थिति के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से समझाया गया है। मतलब कहा गया है कि खुद को शरीर और परिस्थितियों से अलग समझना है, स्वयं को एक निराकार ज्योतिर्बिंदु और चेतन शक्ति आत्मा मानना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं इसी देह भान के कारण पैदा होती हैं। अगर हम आज के समाज को देखें तो हमारी पूरी दुनिया इसी देह भान पर ही तो टिकी है। हमारी नौकरी की पदवी, हमारा बैंक बैलेंस, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर हमारी इमेज, ये सब शरीर और उससे जुड़े अहंकार के ही तो रूप हैं। हम 24 घंटे बस इसी पहचान को बचाने में लगे रहते हैं। और यही मुख्य कारण है कि आज इंसान इतना ज्यादा तनावग्रस्त है। समाज हमें हर वक्त यही याद दिलाता है कि हम हमारा शरीर है, हमारा नाम है। जब हम इन नश्वर चीजों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तो हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन साथ ही वो बहुत नाजुक भी हो जाता है। जहां अहंकार है वहां चोट लगने का डर भी सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। किसी ने आलोचना कर दे तो भारी अपमान महसूस होता है। व्यापार में घाटा हो गया तो लगता है कि जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसीलिए स्रोत में ये सलाह दी गई है कि इस देह भान को जड़ से यानी वंश सहित समाप्त कर देना चाहिए। जब तक इंसान इस शारीरिक पहचान में फंसा है, उसका स्वभाव कभी सरल या इजी नहीं हो सकता। तो जब हम खुद को एक निराकार ज्योतिर्बिंदु मानते हैं तो ये एक तरह से दुनिया के हर वार से बचने के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक कवच पहनने जैसा है। मतलब एक तरह से बुलेट प्रूफ हो जाना। इसे आप अंतिम मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। जब इंसान खुद को एक चेतन ऊर्जा समझने लगता है तो कोई भी बाहरी घटना या लोगों द्वारा किया गया अपमान उसकी असली प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
शरीर से जुड़ी असुरक्षाएं अपने आप बेमानी हो जाती हैं। वो दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन उन कामों के नतीजों के तनाव से अछूता रहता है। अब यहाँ एक और बहुत व्यावहारिक बात आती है। इस दर्शन को हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में कैसे लागू करें? मान लीजिए कोई लेक्चर देना है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट संभालना है। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसे इतना डिफिकल्ट मान लेते हैं कि मन भारी हो जाता है। हाँ, हम अपनी सोच से ही एक मानसिक दीवार खड़ी कर लेते हैं। सही कहा। और इसके समाधान के रूप में स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया है कि किसी भी बात को मुश्किल मत समझो, हल्कापन रखो और ये सोचो कि ये काम तो हुआ पड़ा है। ये जो वाक्य है, हुआ पड़ा है, ये अपने आप में परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म करने का सबसे अचूक तरीका है। जब हम किसी काम को बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो हम असल में भविष्य की चिंता और फेल होने के डर को अपने आज में खींच लाते हैं। हमारा पूरा फोकस इसी पर चला जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को ये पक्का निर्देश देते हैं कि ये कार्य तो पहले से ही सफल हो चुका है, ये तो हुआ पड़ा है, तो हम उस कार्य से जुड़े डर और दबाव को शून्य कर देते हैं। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि दिमाग तब अपनी चरम क्षमता पर काम करता है जब वो तनाव मुक्त होता है। मतलब जब फेल होने का डर नहीं होता तो इंसान अपनी पूरी रचनात्मक ऊर्जा उस काम में लगा पाता है। काम एक संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। और इसी को स्रोत में सहज कार्य कहा गया है। और इस हल्केपन को बनाए रखने के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास ही काफी नहीं माना गया है। स्रोत में एक बहुत ही असीम समर्थन की बात की गई है। 1000 भुजाओं का प्रतीक ये विश्वास दिलाया गया है कि बाबा की मदद साथ है और वे 1000 भुजाओं सहित ये काम करने के लिए बंधे हुए हैं। ये असीम समर्थन की भावना किसी भी इंसान को पूरी तरह से निडर और शांत बना सकती है। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या ये अकेलापन है कि मुझे सब कुछ अकेले ही संभालना है। हाँ, हम सबको लगता है कि सारी जिम्मेदारी बस मेरे ही कंधों पर है। यही भावना सबसे ज्यादा तनाव पैदा करती है। लेकिन जब इंसान ये गहराई से महसूस करता है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति उसकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो उसके भीतर एक अभेद्य निडरता आ जाती है। वो अपने काम में अपना 100% देता है, लेकिन परिणाम की चिंता उस शक्ति पर छोड़ देता है। उसे पता होता है कि 1000 भुजाएं उसे गिरने नहीं देंगी। यही तो सच्चे अर्थों में अपने नेचर को इजी बनाना है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अपनी सोच को बदलना ही अपनी प्रकृति को सरल बनाना है। आत्माभिमानी या सोल कॉन्शियस बनने से जीवन की हर उलझन सहज हो जाती है। खुशी और शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के हल्केपन पर निर्भर करती है। और इसी चर्चा के आधार पर एक अंतिम विचार है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। यदि जीवन की हर विपरीत परिस्थिति को एक विशाल ड्रामा का हिस्सा मान लिया जाए और स्वयं को एक निराकार चेतन आत्मा के रूप में देखा जाए जो इन भौतिक सीमाओं से मुक्त है, तो क्या हार जीत, सफलता, विफलता या अपमान जैसे सांसारिक शब्दों का कोई भी अर्थ बाकी रह जाएगा? ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी इंसान के जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान को हर मानसिक बोझ से आजाद कर सकता है। इस गहराई को समझने के लिए बस एक हल्का और सरल स्वभाव चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण को हम उसी सम्मान और शांति के साथ यहीं विराम देते हैं जो स्रोत में दिया गया है। थैंक यू बाबा। ओम शांति।